हेलो फ्रेंड्स, मैं नई चेतना से। आज हम आप लोग को कैसे हैं आप लोग सब। और मैंने इससे पहले आप लोग को फ्लावर मेकिंग पढ़ाया था, उसका मैंने पार्ट 1 डाला था और मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, तभी मैं पार्ट 2 डालूँगी। अदरवाइज़ मैं और कोई नया टॉपिक पढ़ा लूँगी। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, कुछ आपको समझ में आता है, तो आप इसको प्लीज़ बच्चों लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके साथ दूसरे बच्चों को भी सही एकदम जानकारी पहुँचे। आप इस वीडियो में जितना पढ़ते हैं आपको वो बुक्स में मिला दिखेगा। बस ये है कि आप कितनी भी बुक्स पढ़ लेंगे आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन कोई आपको उसे समझा देता है हल्के से तो आपको उसे समझ में आ जाता है। तो मेरा आप सबसे है कि आप लोग रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट, बचत और विनियोग में अंतर क्या होता है। इसमें हम लोग आज देखेंगे कुछ डेफिनीशंस देखेंगे, कुछ हम लोग देखेंगे कि सेविंग स्टोरेज में क्या अंतर होता है। सेविंग स्टोरेज एक ही चीज़ नहीं होती है, और सेविंग करनी क्यों चाहिए, है ना, और सेविंग करनी क्यों चाहिए, आज हम लोग ये सब पढ़ेंगे इसमें। फिर इसी से संबंधित बहुत सारे चैप्टर हैं, धीरे धीरे करते करते जीवन बीमा पढ़ेंगे, LIC पढ़ेंगे, ठीक है, बजट पढ़ेंगे आएंगे, और मनी मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो ये बहुत आपका अटूट हिस्सा है होम साइंस का। सो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए और अपना अच्छा सा रिप्लाई दीजिए। तो सबसे पहले आज हम पहले थोड़ी सी परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषाओं में हम क्या पढ़ते हैं कि सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बचत क्या होती है। बचत क्या होती है बच्चों, जब हम हमारे जो इनकम है उसमें से हम जितना खर्चा कर पाते हैं, मतलब व्यय कर पाते हैं, उसके बाद जो भी कुछ बचता है वो हमारी होती है बचत। चलिए आज हम लोग अर्थशास्त्री केन्ज है, कौन है, केन्ज, केन्ज इनका पूरा नाम है JF केन्ज। ठीक है, इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी जो मैंने आपको बताया, बहुत इजी में बताया। इन्होंने उसी में थोड़ा सा हिंदी के बड़े अच्छे शब्दों का यूज़ किया है कि वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग, वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर आधिक्य, क्या कहलाता है बच्चों, बचत कहलाता है। आधिक्य को बचत कहा जाता है। ये किसने कहा है, ये केन्ज ने कहा है। हमारी जितनी भी इनकम है उसमें से हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में जो भी कुछ खर्चा कर लेते हैं, खर्चा करने के बाद भी हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं, तो जो हम कुछ बचा रहे हैं वो हमारी क्या है, वो हमारी बचत है। और विनियोग क्या होता है, विनियोग माने इन्वेस्टमेंट। बचत में हम केवल रुपए बचा रहे हैं, उसका उपभोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब हम कोई चीज़ रुपए अपना कर रहे हैं, जैसे हमने अपना घर बनवाया, हमने उसमें रुपए इन्वेस्ट किए अपने। अब हमने वो जो रुपए इन्वेस्ट किए हैं, हमने रुपए बनाए, इन्वेस्ट किया, उसमें हमने किराए पे कमरा चढ़ा दिया, तो वो हमारा इन्वेस्ट हो रहा है, हमें उससे हमारी आय बढ़ रही है। जैसे आप समझिए कि कोई भी उद्योगपति है, उसने मतलब वो तो है ही मतलब उद्योगपति, उसने क्या कहते हैं और मिल्स डाल दी, उसने और क्या कहते हैं अपने कारखाने लगा लिए, उससे उनको इनकम हो रही है। तो वो उसने अपने पैसे को क्या किया, इन्वेस्ट किया है। कोई आपको मकान बेच रहा है, एक व्यक्ति है जो मकान बेच रहा है और दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, उसे खरीद रहा है। तो ये क्या है, ये अपनी जो पहला व्यक्ति है ये अपनी इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट क्या है, खत्म कर रहा है। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, किसमें, अपने में मकान वो खरीद के। क्या करेगा वो, उसे खरीद के ऊपर का कमरा मानिए आपने किराए पे चढ़ा दिया, आप उससे भी कमा रहे हैं। ठीक है, एक कमरे में आपने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, आप उससे भी इनकम कमा रहे हैं। तो जिस साधन से हमारी आय दुगनी हो रही है, तिगनी हो रही है, हम उसमें रुपए अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन
जहाँ हम केवल आय को एक आवश्यकता के लिए अपने पास रख रहे हैं, बचत कर रहे हैं, इमरजेंसी के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो हमारी बचत हो रही है। ठीक है, तो आपने बचत और विनियोग में अंतर समझा कि बचत किसे कहते हैं और विनियोग किसे कहते हैं। केज ने कहा है वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर आर्थिक की जो है वो बचत कहा जाता है। इसी में एक डेफिनेशन आपकी और आती है, निकेल और डार्सी। आप जब होम मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो निकेल डार्सी के नाम आपने सुना होगा। निकेल डार्सी, ग्रास कैंडल, ये नाम घूमते हैं। चलिए मैं लिखूंगी नहीं, मैं बताती हूँ, केवल आप लिखिएगा इसको। निकेल और डार्सी का कहना होता है कि बचत का सही अर्थ, ये डेफिनेशन पूछी जाती है इसीलिए बताई जा रही कि किसी भी परिवार के लिए बचत जो है तभी अर्थ रखती है, मतलब उसका तभी महत्व होता है जब उसे योजनापूर्ण होकर जब वो उसके जो उद्देश्य हैं, जो उसके ऑब्जेक्ट हैं, वो बिल्कुल योजनाबद्ध हो। उद्देश्य कैसे हो? योजनाबद्ध हो, सभी व्यक्तियों के द्वारा समझे गए हो। तो ये निकेल और डार्सी क्या कहते हैं आपसे कि किसी भी परिवार के लिए बचत, एक डेफिनेशन किसने दी है? निकेल और डार्सी ने। निकेल डार्सी ने दी है, निकेल और डार्सी ने दी है। निकेल डार्सी क्या कहते हैं? निकेल डार्सी कहते हैं कि किसी भी परिवार के लिए बचत का तभी अर्थ होता है जब उसके ऑब्जेक्ट, उसके उद्देश्य जो होते हैं वो योजनापूर्ण हो और सभी व्यक्तियों के द्वारा समझा जाए। किसी एक व्यक्ति के करने से इतने बड़े परिवार में बचत नहीं हो पाएगी। सभी उस बचत के उद्देश्य को योजनापूर्वक समझे और बचत करने में अपना सहयोग दें, मतलब व्यक्तियों के द्वारा समझा जाए कि बचत क्यों करनी चाहिए। ठीक है, और ग्रास कैंडल क्या कहते हैं? ये तो हो गई निकेल डार्सी के लिए। मैंने दो बार डेफिनेशन इसीलिए बोली कि आप लोग अच्छे से उसे रोक के लिख लें। दूसरा आपका हो गया ग्रास कैंडल, ग्रास एंड कैंडल। अच्छा, ये क्या कहते हैं? ग्रास और कैंडल का क्या कहना है कि आर्थिक सुरक्षा का अर्थ न केवल वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति, आर्थिक सुरक्षाओं का अर्थ न केवल वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति, बल्कि मूलभूत आवश्यकता, मतलब भविष्य की आवश्यकताओं को भी के लिए भी कुछ रखना है, कुछ व्यवस्था करना है। तो मतलब उनका बस इतना कहना था कि केवल हम आर्थिक सुरक्षा इसीलिए नहीं करते कि हम वर्तमान की ज़रूरत को पूरा कर लें, हमें भविष्य के लिए भी सोचना पड़ता है, उसके लिए भी हमें बचाना होता है, उसे हम बचत कहते हैं। ठीक है, तो हमने 3 डेफिनेशन पढ़ ली। केज की पढ़ी, उन्होंने भी वही बात कही कि वर्तमान आय पे वर्तमान व्यय, उपभोग व्यय का जो आधिक्य होता है उसे बचत कहते हैं। निकेल डार्सी ने भी कहा कि बचत का अर्थ बस तभी तक होता है जब तक हम योजनापूर्वक उसके ऑब्जेक्ट को समझे और सभी व्यक्ति उसमें सम्मिलित हो, उसको समझे। ग्रास कैंडल का कहना क्या है कि बचत का केवल अर्थ ये नहीं होता है कि हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को आज की वर्तमान की पूरे कर लें, हमें भविष्य के लिए भी कुछ व्यवस्था करनी होती है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को समझ में आया होगा कि बचत और विनियोग किसे कहते हैं। अब अगर हम लोग बात करें, बचत मतलब सेविंग एंड स्टोरेज। अच्छा, कौन कौन बता सकता है कि सेविंग और स्टोरेज में क्या क्या अंतर होता है? बताइए, सेविंग स्टोरेज में क्या अंतर होता है? सेविंग माने होती है बचत, स्टोरेज माने होती है आपका संचय करना। दोनों ही धन को बचा के रखने से संबंधित है, लेकिन दोनों में अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है दोनों में। क्या अंतर होता है? बचत में क्या करते हैं हम? बचाए गए धन को उत्पादित कार्यों में या विनियोग में लगाया जाता है ताकि उससे आय की प्राप्ति हो। ठीक है, बचत का पैसा क्या करते हैं हम लोग? जो लोग बचत करते हैं तो वो लोग सोचते हैं मैं आरडी खोल लूँ, करंट अकाउंट खोल लूँ, उससे आगे जाके मेरा इन्वेस्ट हो रहा है पैसा है, वही तो इन्वेस्ट करते हैं आप जो बचत करते हैं। लेकिन स्टोरेज का पैसा क्या करते हैं? स्टोरेज का किसी आप लॉकर में रख देंगे, बक्से में रख देंगे, वो आपका स्टोर ही हो रहा है, उससे आपका कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, कोई आपकी आय में वृद्धि नहीं हो रही है। ठीक है, तो सेविंग और स्टोरेज में आप लोगों ने अंतर समझा। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा डेफिनेशन सेविंग स्टोरेज में अंतर। अच्छा, अगर यही आपसे पूछा जाए कि सट्टा भी तो होता है, सट्टे में भी आदमी रुपया लगाता है आगे बढ़े, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट है? नहीं,
वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। सेविंग और सट्टे में अंतर होता है। आप लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें आप अपनी पूंजी को खतरे में नहीं डालते हैं, आप उसकी दुगनी तिगनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सट्टे में आप अपनी पूंजी का खतरा लेके आप वो कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट का होता है जिसमें सुरक्षा ज़्यादा हो। और इन्वेस्ट करने के लिए अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, सरकारी हम लोग जाते हैं कि सरकारी में देखें कि बचत बैंक देखते हैं, डाकघर देखते हैं, जहाँ पे हमें रुपए तो हमें सुरक्षा मतलब इंटरेस्ट तो हमें कम मिलता है उस पर, लेकिन वहाँ हमें सेविंग होती है कि हमारा रुपया कहीं फंसेगा नहीं। तो हम लोग को ऐसी जगह बचत करनी चाहिए, ना कि अपनी पूंजी को हम खतरे में डाल दें। सट्टे में आपका इधर नहीं आप हार होगी कि जीत होगी, है ना, वो आप अपनी पूंजी को खतरे में डाल रहे हैं। तो सट्टा इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट। सट्टा ये सब इन्वेस्टमेंट में नहीं आता है, ठीक है। अब अगर हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग करते क्यों हैं, क्या कहते हैं, हम लोग बचत करते क्यों हैं, तो देखिए बचत इंसान क्यों करता है बताइए। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें जो हमारे रोज़मर्रा जीवन में ही होती हैं, जो कि आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं कि बचत करता क्यों है, बताइए। अगर अच्छा आप लोग कह सकते हैं कि बचत का अर्थ होता क्या है कि आय उपभोग के व्यय में अंतर, जबकि हमने देखा इन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है, नई पूंजीगत चीज़ों का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, नई पूंजीगत चीज़ों का निर्माण होना बचत इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अगर हम लोग बात करें कि विनियोग, इन्वेस्टमेंट भी 3 तरह से किया जाता है। इन्वेस्ट जो है ये और समझ लीजिए पहले, इन्वेस्ट भी 3 तरीके से किया जाता है। एक होता है लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया जाता है कि हमें आगे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए होगा, हमें कल को शादी करनी है लड़की की, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाता है कि हम सोच के वो अवधि रखते हैं कि हमें इतने साल में हमारा रिटायरमेंट होगा, इतने में हमें रुपया मिल जाएगा, हम शादी कर लेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म के गोल होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म, आपको कहीं एकदम से जाना है तो इजी वे में आपने बचत बैंक में रखा है, पोस्ट ऑफिस में रखा है, आप इजी वे से उसे निकाल सकते हैं। दूसरा होता है आपका लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का बहुत लंबा है प्रोसीजर, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आप लोग इससे प्लीज़ बने रहिए, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं भी आप लोग के मन से पढ़ा सकूं, ठीक है ना। तो हम लोग तीसरा क्या पढ़ते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट के 3 तरीके होते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए और लाइफ इंश्योरेंस। तो अब हम पढ़ते हैं कि हम सेविंग क्यों करते हैं, सेविंग करनी क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, बताइए। ऑनलाइन तो आप लोग हैं नहीं, इसलिए आप लोग चलिए ऐसे ही, जब आपको तो आप बताइए कि हम लोग किस किस लिए करते हैं। कुछ अपने सुझाव उसमें अपने आप लिख के दिया करिए, रोक के वीडियो लिख दिया करिए किस लिए करना है। अपना दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप लोग बताइए किस लिए करते हैं। पहली बात तो इमरजेंसी में करते हैं। किस में करते हैं, इमरजेंसी के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, इमरजेंसी के लिए करते हैं। अब जैसे आपको नहीं पता कि आज हमारी मकान की छत चूने लग जाएगी, बैठे हैं, कहीं सीलन आ गई है, कहीं कुछ दीमक लग रही है, आज मकान की रिपेयरिंग करानी है, कहीं कोई फ्रेंड बीमार हो गया, वहाँ उसके पास पैसा नहीं है, वो आपसे मांग रहा है, आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं। इमरजेंसी के लिए, पड़ोसी की मदद के लिए, कहीं आपको अचानक शादी में जाना पड़ जाता है, तो इमरजेंसी के लिए हम लोग को करना चाहिए। दूसरे वाला क्यों, क्या और किस लिए हमें करना चाहिए बताइए, और किस लिए करना चाहिए। तो इमरजेंसी सभी जानते हैं कि इमरजेंसी में हमको करना चाहिए। और किस लिए करना चाहिए, जल्दी जल्दी बताइए, कुछ उसमें बताइए कि हमें क्यों करना चाहिए। अगर कमाने वाला सदस्य है, उसकी मृत्यु हो जाए, कमाने, ये पॉइंट नोट करते रहिए, पूछा जाता है, कमाने वाले सदस्यों की मृत्यु हो जाए, सदस्य की मृत्यु हो जाए, सदस्य की मृत्यु हो जाए, तब होना चाहिए ना इमरजेंसी। कैसे एक इंसान में एक पति कमा रहा है, उसकी मृत्यु हो गई, उसकी बीवी पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं है या कुछ काम नहीं करी, मानिए पढ़ी लिखी भी है लेकिन वो कुछ अपने पैरों पे भी खड़ी नहीं है, काम समझते उसे देर लगेगी, बच्चों की उसमें पढ़ाई का सिर पे इतना है, तो एक तो इंसान दुख से नहीं उबर पाता है, ऊपर से आर्थिक स्थिति और उसे ले डूबती है। तो जब कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो जो अगर कुछ पैसा आपने जो बचत करके रखा है, तब तक उस समय वो स्थिति को संभालने के काम आता है। आपने भविष्य में किसी विशेष वस्तु की इच्छा करी हो, भविष्य में
किसी विशिष्ट वस्तु की इच्छा के लिए, अयोग्यता हो जाने पर, अभी मैं ये पॉइंट आपको समझाती हूँ, अयोग्यता होने पर, और बताइए, भविष्य में किसी विशिष्ट वस्तु पर अयोग्यता होने पे, किसी उद्देश्य की इच्छा के लिए, भविष्य में किसी उद्देश्य की इच्छा के लिए, पहले इतना ही आपको समझा देते हैं, फिर क्योंकि मैं ऐसे रफ कर दूंगी, उद्देश्य की इच्छा के लिए। अब देखिए, इमरजेंसी मैंने आपको बताया कि मतलब कुछ भी कभी भी जो इमरजेंसी होती है बता के तो आती नहीं है कि आज हमारे घर में ये हो रहा है, आज इसकी रिपेयरिंग की ज़रूरत है, आज हमें कहाँ जाना है, किसकी मदद करनी पड़ जाएगी, कब हमें रुपए चाहिए होंगे। तो इमरजेंसी के लिए रुपए तो हम पे होने चाहिए। सेकंड होता है जब कमाने वाला कोई सदस्य है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी वाइफ कमेज में, अब उसकी नौकरी भी नहीं लगी, वो पैरों पे भी नहीं खड़ी, तो वो कहाँ से अपना करेगी, आप बताइए कहाँ से वो करेगी। और दूसरी बात ये है कि बच्चे भी छोटे हैं उसके, और पढ़ाई का भी भार है, पढ़ाई में सबसे ज़्यादा रुपया लगता है। उस समय क्या होगा, अगर वो खड़ी भी होना चाहिए, खड़ी हो जाएगी, लेकिन क्या वो तुरंत खड़ी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो उसको उस समय थोड़ा समय लगेगा अपनी स्थिति, अपने दुख से उबरने के लिए। उस समय बचत काम बहुत आती है, बहुत बचत किया हुआ धन ही बहुत काम आता है। भविष्य में किसी विशेष वस्तु की इच्छा करना, मतलब इंसान होता है तो इच्छाएं उसके साथ आती हैं। अब उसने सोचा कि मैं भाई इतने साल का हो रहा हूँ, मैं अपना एक मकान बनवा लूँगा और कभी फ्रिज ले आऊँगा या वॉशिंग मशीन, छोटी छोटी इच्छाओं के लिए वो इच्छाएं करता है। उसके लिए धन की आवश्यकता होती है, और धन क्या आपके पास आके टिक जाता है? नहीं। अगर आप बचत नहीं करेंगे तो आपके पास आप कितना भी धन कमा रहे होंगे, बचत किए बिना आपका वो सब हवा में रफू चप्पू हो जाएगा, आप बचा कुछ नहीं पाएंगे। इसलिए अगर आप किसी विशेष वस्तु की इच्छा कर रहे हैं तो आपको क्या कहते हैं, धन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, भविष्य में किसी उद्देश्य प्राप्ति की इच्छा, पर जो भी परिवार है वो अपने मूल्यों से प्रेरित होकर लक्ष्यों को स्थापित करता है। और लक्ष्य हमने आपको बताए थे कि जो शॉर्ट टर्म के गोल होते हैं, लॉन्ग टर्म के गोल होते हैं, जो दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं, वो जिनकी प्राप्ति में वर्षों लग जाता है। अब जैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों की उच्च शिक्षा, उनकी विवाह, मकान बनवाना, तो उस समय इतनी अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है और परिवार को इसकी व्यवस्था के लिए बचत करनी आवश्यक होती है। थोड़ी थोड़ी धनराशि प्रति माह अगर आप लोग एकत्र भी करेंगे तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और निश्चित समय के बाद वो धनराशि क्या होगी, आपके परिवार को प्राप्त हो जाती है, जिससे परिवार अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकता है। फिर होता है आपका अयोग्यता होने पर, अयोग्यता की स्थिति में, मतलब अयोग्य मतलब कोई वो थोड़ा एकदम से आपका जो क्या कह सकते हैं कि व्यक्ति मतलब अयोग्य हो जाए कमाने वाला, मतलब कोई उसकी दुर्घटना या बीमारी से उसके काम की क्षमता में ह्रास हो जाए, उसकी अपंग हो जाए, तो उस समय क्या होगा, बचत का काम, रुपया जो बचत किया आपने, संचय करा हुआ रखा हुआ है, अपने पास बचत करा हुआ रखा है, उस समय वो काम ऐसी स्थितियों को सुधारने में आता है। फिर अब हम लोग पढ़ते हैं सेवानिवृत्ति। क्या पढ़ते हैं हम लोग? सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट। सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद रुपए की बहुत आवश्यकता होती है, उसमें रुपया मिल जाता है लेकिन कुछ कम मिलता है, या कुछ एक मुश्त रुपया आपको रिटायरमेंट में मिलता है। जिस प्रकार जब आप लोग लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं और मृत्यु होने पर आर्थिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, उसमें एक मुश्त रुपया मिलता है। वैसे ही सेवानिवृत्ति के बाद भी आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अगर गवर्नमेंट जॉब है तो आपको एक मतलब थोड़ा रुपया मिलेगा। अब तो सब जगह पेंशन बंद हो गई है फिलहाल। सेवानिवृत्ति के बाद व्यक्ति की आय या तो कम हो जाती है या फिर बंद हो जाती है। ऐसी स्थिति में धन की आवश्यकता होती है, और वो एज आपकी ऐसी होती है, 60 साल के बाद रिटायरमेंट होता है, आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी मेंटल हेल्थ गिरने लग जाती है, और जब वो मेंटल हेल्थ गिरने लग जाती है तो आपको चिकित्सक के पास जाना पड़ता है, वहाँ धन की आवश्यकता होती है और स्वास्थ्य पर भी व्यय अधिक करना पड़ता है। इससे जब बच्चे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं तो व्यक्ति को सेवानिवृत्ति से बचत की योजना होती है। फिर हमने आपको क्या बताया, आय में वृद्धि हेतु।
आय में वृद्धि हेतु कई परिवारों में आय की प्राप्ति का साधन होता है। आय में वृद्धि हेतु, अब हम लोग आय में, ये तो हमने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी इनकम डबल और ट्रिपल हो जाती है। अब हमें अपनी वृद्धि हेतु उसमें एक बचती साधन है। मानिए हमारे पास केवल एक प्राइवेट जॉब है और उस प्राइवेट जॉब में हमें गिनी चुनी इनकम मिलती है, 4-5 हज़ार रुपये मिलते हैं। उसमें से भी अगर हम सिंगल हैं तो हम कहते हैं 10,000 रुपये भी मिलते हैं। अगर हम उनमें थोड़ा थोड़ा भी रुपया बचा लेते हैं तो वही हमारा एक साधन हो जाता है रुपया बचाने का। तो हम कहते हैं आय में वृद्धि हेतु जीवन के स्तर को सुधारने के लिए क्या करते हैं, जीवन के स्तर को सुधारने के लिए। अब हम लोग क्या है, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, तो हम लोग क्या करते हैं अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए कि आज हम पे ये है, अब 4 लोग घर में आ रहे हैं, हमें अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। तो हम लोग जीवन के स्तर को सुधारने के लिए हम लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये नहीं पता चलता है। कैसे हमारा रहने सहने का स्तर से पता चलता है कि हम किस वेशभूषा, किस परिवेश से आए हैं। तो जीवन के स्तर को सुधारने हेतु पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाओं के समायोजन के लिए पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाओं में समायोजन के लिए, इसमें हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी है ना, प्राथमिक व विस्तृत विस्तार की अवस्था। तो जो सेकंड स्टेज होती है उसमें सबसे ज़्यादा रुपए पैसे की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि उस समय बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे पैसा खर्च हो रहा होता है, आगे उनके भविष्य की चिंता होती है। तो अपने जीवन चक्र की अवस्थाओं में समायोजन करने के लिए भी बचत की आवश्यकता होती है। तो आज हमने आपकी वीडियो में यही पढ़ा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर होता है, सेविंग स्टोरेज में अंतर क्या होता है। हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी, केंज की पढ़ी, निकल डार्सी की पढ़ी, ग्रास कैंडल की पढ़ी। फिर हमने आपको ये बताया कि बचत क्यों करनी चाहिए, क्या पॉइंट होते हैं। आज हमने ये सब क्लियर करे। आई होप आपको समझ में आया होगा। बच्चों आपको अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।